Hello and welcome back to the channel. So in this video, we are going to discuss Article 20 of the Indian Constitution, which provides protection from the conviction. तो हम इस वीडियो सीरीज में अपनी जुडिशरी की नाउ वी आर फर्स्ट कवरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अभी तक हम इंट्रोडक्शन से लेके आर्टिकल 1 से लेके 18 तक 19 तक सब कवर कर चुके हैं. तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम all these videos, and if you have not been to this channel and this is your first time, तो आप बाकी की सारी वीडियोस भी देख लो. हमने सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं. फिर हम वी गो फॉर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ऑलमोस्ट सारे जितने आ रखे हैं, जिस भी एंगल से आए हैं क्वेश्चंस, हमने सारे कवर कर रखे हैं. तो एक बार आप जाके और वीडियोस भी देख लो. विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग आर्टिकल 20. बहुत ही सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनिंग आर्टिकल है. ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने का है नहीं, बट स्टिल वी विल गो थ्रू सम केस लॉस. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वी आर गोइंग टू नोट एंड टेक नोट्स. तो तीन चीजों से डील करता है आर्टिकल 20, क्लॉज 1, 2 और 3. फर्स्ट है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉस, दूसरा है डबल जियोपार्डी और तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तीनों को हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं, क्या ये चीजें हैं. तो सबसे पहले एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ किसे कहते हैं? एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्रिमिनलाइजेस एन एक्ट दैट वाज लीगल व्हेन इट वाज कमिटेड और इंक्रीजेस द पनिशमेंट फॉर इट रेट्रोस्पेक्टिवली. क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में समझते हैं. आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि आज किसी को किसी ऑफेंस के लिए, फॉर एग्जांपल किसी को मर्डर के लिए सजा हो गई, और आज जो उसने क्राइम कमिट किया था, तो मर्डर की जो सबसे ज्यादा हार्श पनिशमेंट थी वो लाइफ इम्प्रिजमेंट थी. अब उसको सजा हो गई आज. अब क्या हुआ? 2 साल के बाद नया लॉ पास होता है जिसमें उसकी सजा क्या कर दी जाती है? उसकी सजा कर दी जाती है डेथ पेनल्टी. तो अब क्या वो डेथ पेनल्टी के लिए लाइबल होगा? नहीं. ही विल ओनली बी लाइबल जो उसके टाइम में मैक्सिमम पनिशमेंट थी, अगर वो उसको मिली है तो, दैट इज लाइफ इम्प्रिजमेंट. आने वाले कैदी अब जो लोग कमिट करेंगे उनके लिए डेथ पेनल्टी लागू होगी, लेकिन वो एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगी. ठीक है, अब तो ये तो हो गई नेगेटिव चीज. अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज की. तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल लेते हैं. पहले अगर मर्डर के लिए सजा थी लाइफ इम्प्रिजमेंट, है ना? 2 साल के बाद एक लॉ पास होता है जिसमें उसकी सजा कर दी जाती है ओनली 7 ईयर्स. तो क्या अब उस पे वो लागू होगी? यस, नाउ इट विल अप्लाई ऑन दैट पर्सन. क्योंकि जो भी पॉजिटिव अमेंडमेंट लॉ में होगा वो उसके ऊपर लागू होगा, लेकिन जो नेगेटिव अमेंडमेंट लागू होगा वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा, वो उसके ऊपर एनफोर्सेबल नहीं होगा. तो अब उसको जो सजा मिलेगी वो 7 साल तक की ही मिलेगी. उसका लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. आई होप ये आपको समझ में आ गया हो. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया. कोई सा भी लॉ अगर ऐसा बनता है जो हार्श पनिशमेंट कर रहा है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पीछे वाले ऑफेंडर्स पे लागू नहीं होगा, वो प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा यानी कि आने वाले ऑफेंडर्स पे. लेकिन अगर कोई हार्शनेस को कम कर रहा है, ठीक है, और आसान कर रहा है, किसी की पनिशमेंट कम कर रहा है, तो देन इट विल अप्लाई. सो आई होप ये समझ में आ गया होगा. नाउ द सेकंड थिंग इज डबल जियोपार्डी. व्हाट इट मींस? पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड और पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. कोई भी बंदा एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार ना तो पनिश हो सकता है ना ट्राई हो सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वाई को चोरी के लिए एक्विट कर दिया कोर्ट ने, ठीक है, तो स्टेट उसको दोबारा सेम चोरी के लिए नए एविडेंसेस के बेस पे नहीं प्रोसिक्यूट कर सकती है. ठीक है, कि अब नए एविडेंसेस आ गए तो हम उसको प्रोसिक्यूट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है. एक बार अगर ट्रायल फाइनलाइज हो गया, सेम ऑफेंस में उसको सजा हो गई या एक्विट हो गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेम ऑफेंसेस उसको हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये हो गई इसकी लिमिटेशन. ये हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझेंगे एग्जांपल के साथ, केस लॉस के साथ आगे चल के. थर्ड थिंग इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? No accused can be forced to testify against themselves under Article 23. मतलब कोई भी बंदा अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं है, उसको अपने खुद के खिलाफ सबूत नहीं देने हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी बंदे को आपने चोरी के लिए पकड़ लिया, तो आप उसको किसी भी प्रकार से कोर्स करके ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल ये नहीं कह सकते कि वो खुद अपने खिलाफ सबूत दे. अगर वो अपनी मर्जी से कन्फेस कर ले रहा है, दिस इज देयर इज इट इज देयर दैट इट कैन बी डन.
लेकिन उसको किसी भी तरीके का ड्यूरस देके या किसी की तरीके का कोर्जन करा के उसको अपने खिलाफ ही सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर कई सारी एक्सेप्शंस हैं, तो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल। सो आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए हों, और ये इतने ही सरल आर्टिकल हैं, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वी विल ओनली सी केसेस एंड वी विल ओनली सी इफ देयर आर सम काइंड ऑफ exceptions are there. So with this we will move on. Okay, so same thing is there. We are going to read Article 20, Clause 1. No person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of the commission of that act charged as an offense, comma, nor be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense. तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनिंग इजी आर्टिकल है ये, कि कोई भी बंदे को हम किसी उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई क्राइम नहीं था तो उसके लिए हम उसको लायबिल नहीं कर सकते हैं अगर उसने कोई एक्ट ऐसा कमिट किया है जो उस टाइम पर क्राइम ही नहीं है अंडर द लॉ, और नॉर ही कैन बी सब्जेक्ट टू अ ग्रेटर पेनल्टी, और उसको कोई और ग्रेटर पेनल्टी भी अगर हम नहीं दे सकते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल दे दिया आपको वो वाला, कि अगर पहले लाइफ इम्प्रिजमेंट थी, लेटर वो डेथ पेनल्टी बन गई, तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट ही मिलेगी। रेट्रोस्पेक्टिवली इट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कमीशन हुआ है, अगर वो क्राइम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए लाइबिल नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज इसमें है नहीं। दो पॉइंट्स है, नो कन्विक्शन एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ कमीशन, ठीक है। इफ द एक्ट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम इट वाज कमिटेड इट कैन नॉट बी मेड पनिशेबल लेटर। तो अगर वो एक्ट जो भी था, अगर वो उसी टाइम पनिशेबल नहीं था, तो उसको लेटर ऑन, है ना, इट कैन नॉट बी मेड पनिशेबल लेटर ऑन, उसको बाद में पनिश हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर चोरी करी और डकैती भी करी, ठीक है, तो अब डकैती का प्रोविजन था, चोरी का प्रोविजन नहीं था, बाद को चोरी का प्रोविजन लीगल फ्रेमवर्क में डाला गया, तो अब उसको चोरी के लिए लाइबल नहीं कर सकते, डकैती के लिए ही लाइबल करेंगे। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल देने के देकर समझाने की कोशिश की है। सेकंड थिंग इज नो इंक्रीज पेनल्टी, वो तो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, 7 साल से पहले उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट थी, देन डेथ पेनल्टी हो गई फॉर मर्डर, तो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और नाउ वी विल मूव ऑन एंड सी व्हाट एल्स इज देयर। सो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स आर डेल्ट हियर ओनली, जिसमें क्या बोला गया है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, a law applied retrospectively, ठीक है। दिस क्लॉज रेस्ट्रिक्ट द लेजिस्लेचर पावर टू इनेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज को मना करती है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब जो होता है कि पीछे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पीछे जिसने ऑफेंसेस किए हैं तो उस पर अप्लाई वो चीजें नहीं हो सकते हैं, जो कि मैंने अभी समझाया था कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। आपने कोई कमिट कर दिया, अब कोई ऑफेंडर है जिसने मर्डर कमिट कर दिया, अब उसको सजा हो गई, लाइफ टाइम की सजा थी तो उसको लाइफ टाइम सजा दे दी, अब डेथ पेनल्टी हो गई तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली उस बंदे को डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। द लेजिस्लेचर जनरली हैज अ प्लेनरी पावर टू इनैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बट नॉट इन क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर में पावर नहीं होती, कुछ सिविल मैटर में वो पावर होती है और वो ये चीज कर सकते हैं। तो ये ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज समझने वाली नहीं है, बहुत ही ईजी है। बट एक पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोटेक्शन only applies in case of conviction and sentence and not to trial, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्शन है एक्सपोज फैक्टो लॉ की क्रिमिनल लॉ में, ये सिर्फ कन्विक्शन और सेंटेंस, सेंटेंस मतलब पेनल्टी, कन्विक्शन मतलब जिसको कन्विक्ट किया है आपने किसी ऑफेंस के लिए, तो ऑफेंस होगा उस टाइम पे, वो मौजूद ऑफेंस स्पेसिफिक ऑफेंस लॉ में होना चाहिए, तो ही उसको आप कन्विक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर वो ऑफेंस नहीं है तो आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। प्लस ये अप्लाई होता है हमारा सेंटेंसेस पे, यानी कि 5 साल की पनिशमेंट, 10 साल की पनिशमेंट कितनी प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ है, ठीक है। तो ये दो चीजों पे ये अप्लाई होता है, इसके अलावा ये अप्लाई नहीं होता। ट्रायल के पार्ट पे ये अप्लाई नहीं होता। अब ट्रायल के पार्ट पे ये कैसे अप्लाई नहीं होता? ट्रायल बिकॉज इट इज अ प्रोसीजरल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि जैसे कि प्रोसीजरल लॉ में लिखा हुआ था कि जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है वो एडमिसिबल नहीं है, तो बात को एक लॉ लाया जाता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक जो भी एविडेंसेस होंगे दैट आर आल्सो एडमिसिबल, ठीक है, वो भी माननीय है। जैसे कि फोन की वीडियो बना ली या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर व्हाट्सएप का कोई मैसेज, तो ये मान्य है, बात को ये कर दिया गया। तो अब ट्रायल में, ट्रायल के अंदर चेंजेस किए गए हैं, ट्रायल यानी कि प्रोसीजर के अंदर चेंजेस किए गए हैं, तो ये नाउ इट इज एप्लीकेबल इफ द ट्रायल इज ऑन गोइंग, ठीक है। आज हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को हुआ, उसका कन्विक्शन, उसको पकड़ा गया, अक्यूज को पकड़ा गया, और 10 जनवरी को ये लॉ लाया गया कि अब एविडेंसेस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, वो एप्लीकेबल है ऑन द इन द ट्रायल, ठीक है। तो एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, प्रोसीजरल मैटर है। तो अब वो ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को तो 1 तारीख को पकड़ा था, 10 तारीख को ये लॉ बना, तो मैं ट्रायल में मेरे
मेरे ट्रायल के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस यूज नहीं हो सकते। नो, ही कैन नॉट से दैट। सो दे कैन बी यूज्ड एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। ट्रायल का एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लॉज बनाए जा सकते हैं, उनको अप्लाई भी इन पे किया जा सकता है। ये जो प्रोटेक्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, दिस इज ओनली इन टू केसेस, दैट इज कन्विक्शन एंड सेंटेंस, ठीक है। अब हमारी दो जजमेंट्स हैं इस पे। टी बराल हेनरी वाली, अक्यूज कैन अवेल बेनिफिशियल प्रोविजंस फॉर रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉस, बहुत सिंपल सी बात है। और दूसरी भी सेम ही जजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस गांधी, जिसमें ये हेल्ड किया गया है दैट इफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज अमेलियोरेटिव इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। ये अमेलियोरेटिव एक फैंसी वर्ड है, इसका मतलब होता है बेनिफिशियल, ठीक है। तो अगर बेनिफिशियल है तो वही एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर आज किसी को कन्विक्ट किया गया डेथ के लिए, वो मर्डर के लिए, और आज पेनल्टी थी लाइफ इंप्रिजमेंट, कल को लॉ लाया गया और उसको 5 साल या 7 साल या फॉर एग्जाम्पल कितने भी साल कम कर दिया गया, तो वो कम वाला सेंटेंस उस पर लागू होगा। तो अगर उसके 5 साल से ज्यादा या 7 साल रखी गई है और उसको 8 साल हो गए, तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो इफ देयर इज अ बेनिफिट देन इट इज एप्लीकेबल, एंड इफ देयर इज नो बेनिफिट, हार्श पनिशमेंट, देन इट इज नॉट एप्लीकेबल। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। तो विद दिस वी विल मूव ऑन। ओके, सो नाउ क्लॉज 2, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसमें ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं सारी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैक्सिम याद कर लेना, नेमो डेबिट बिस वेक्सारा प्रो ऊना एट इडम कॉसा। नो मैन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ऊपर भी यही है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सेक्शन 300 सीआरपीसी में एक कवर्ड थी। बीएनएसएस का क्या सेक्शन है वो एक बार आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नाउ इट हैज चेंज, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी कमिट कर दी, तो चोरी अगर उसने कमिट कर दी, उसका पूरा एक ट्रायल हो गया, ट्रायल में सारे सबूत आ गए, सारी चीजें हो गई, अब उसको प्रोसिक्यूट कर दिया गया, अब वो पनिश्ड भी हो गया, ठीक है, उसकी पनिशमेंट हो गई। उसको उस पर्टिकुलर ट्रायल कोर्ट ने पनिश कर दिया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 साल की सजा दे दी या 3 साल की सजा दे दी, या फिर उसको एक्विट कर दिया, ठीक है, या तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड ऑल द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल द ट्रायल एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। तो अब ये सेक्शन किस चीज से रेस्ट्रिक्ट करता है कि अब उसको सेम ही कोर्ट के अंदर दोबारा उसका कोई न्यू एडमिसिबल एविडेंस लाकर उसको दोबारा से उसके लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं, या फिर दोबारा उसको कॉन्विक्ट या एक्विट नहीं कर सकते हैं सेम कोर्ट में। बट इट डज नॉट अप्लाई ऑन पील। पील में आप जा सकते हैं, डिसीजन चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर बात जो हो रही है डबल जियो पार्टी की, वो सेम कोर्ट, सेम ट्रायल, सेम कन्विक्शन या एक्विटल हो गया, तो यानी कि उसकी प्रोसीडिंग पूरी हो गई। अब ये इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है कि अगर डबल जियो पार्टी का ये चीज नहीं होती, ये पूरी मैक्सिम नहीं होती दैट नो मैन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, तो एक तरीके से जो लिटिगेशन है ना, जो केस है वो कभी खत्म ही नहीं होता, अनंत काल के लिए हो जाता, बार बार नए एविडेंसेस आते रहते, बार बार ट्रायल चलता रहता, बार बार प्रोसिक्यूशन चलता रहता, तो ये कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए टू एंड द प्रोसिक्यूशन, टू एंड द केस, ये चीज लाई गई है ताकि बर्डन ऑफ जुडिशरी और कम हो, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं, तो पेंडेंसी कम हो। प्लस दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है। तो लॉ इज नथिंग बट द कोडिफिकेशन ऑफ कॉमन सेंस। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो ये हमने समझ लिया। बहुत ही इजी आर्टिकल है, कोई ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट समझाने वाली चीजें नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। सो नाउ वी विल सी व्हाट एल्स इज देयर। ओके, सो सम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन हियर, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है, इफ अप्लाइज ओनली इफ प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। तो ये सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों चीजें एक साथ हों, दैट इज प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ एक्स इज ट्राइड इन अ कोर्ट फॉर थेफ्ट एंड पनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल उसने उसको ट्राई किया चोरी के लिए, 1 साल की इम्प्रिजमेंट भी हो गई, ट्रायल भी चला चोरी का, प्लस 1 साल की इम्प्रिजमेंट भी हो गई, ठीक है। तभी वो प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता है, तभी ये जो एक्ट डबल जियोपार्डी वाला क्लॉज है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर उसका सिर्फ प्रोसिक्यूशन होता है और पनिशमेंट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल उसका सिर्फ ट्रायल चल रहा है थेफ्ट के लिए और उसको पनिश नहीं किया जाता है, तो उसके ऊपर ये डबल जियोपार्डी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रोसिक्यूशन यानी कि ट्रायल भी होना चाहिए, और ट्रायल शुड रिजल्ट इन पनिशमेंट, पनिशमेंट भी होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। अब वो कितनी हो, बट सजा होनी चाहिए। तभी ये जो आपकी प्रोटेक्शन है डबल जियोपार्डी की, वो मिलती है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2।
दूसरी चीज है, इट इज नैरोअर देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से नैरो कैसे है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से नैरो इसलिए है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिफ्थ अमेंडमेंट है वो प्रोटेक्ट करता है कि दूसरा ट्रायल नहीं होगा, इवन अगर आप एक्विट हो या आप कन्विक्ट हो। ठीक है, यानी कि इंडिया क्या कहता है कि सिर्फ कन्विक्शन होगा, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और कन्विक्शन होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, मतलब कॉन्विक्ट होना चाहिए, तो ही ये डबल जियोपार्डी की प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, लेकिन यूएस क्या कहता है कि कॉन्विक्ट पे भी मिलेगी और क्विट पे भी मिलेगी, कन्विक्शन पे भी मिलेगी आपको और एक्विटल पे भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट के लिए आपका ट्रायल हुआ और आपको एक्विट कर दिया गया, अब सेम केस आपका नहीं चल सकता है सेम कोर्ट में। ठीक है, बट इट इज नॉट द केस इन इंडिया। अगर अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2, ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये है। ठीक है, सो आर्टिकल 300 जो है सीआरपीसी का, पुरानी वाली, और अब नया बीएनएसएस का जो सेक्शन है वो इसको पढ़ लेना। तो उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल ट्रायल में एक्विटल पे भी डबल जियोपार्डी अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 22 सिर्फ कन्विक्शन पे करता है, लेकिन क्रिमिनल ट्रायल अगर चल रहा है सीआरपीसी के अंडर, तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 300 है वो ये कहता है कि एक्विट भी अगर बंदा हो गया तो भी ये एप्लीकेबल उसके ऊपर हो गया, ये प्रोटेक्शन उसको मिल गई। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में ये प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ कन्विक्शन के ऊपर प्रोटेक्शन है, एक्विटल पे प्रोटेक्शन नहीं है। आई होप ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको क्लियर हो गया होगा। चौथी चीज है, इट अप्लाइज ओनली टू जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ही अप्लाई होती है, ये जो प्रोटेक्शन है कन्विक्शन और प्रोसिक्यूशन वाली, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियो पार्टी वाली। लेकिन ये जो जुडी डिपार्टमेंटल नेचर की प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पुलिस वाले ने कोई करप्शन के चार्जेस कमिट कर दिया, कोई मिसकंडक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल नहीं है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में एक बार सजा होने के बाद भी दोबारा अगर कोई और चीज होती है तो उसको होल केस को खोला जा सकता है या उसकी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं, तो इट डज नॉट अप्लाई ऑन डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, इट अप्लाई ओनली ऑन जुडिशियल प्रोसीडिंग जो जुडिशियल नेचर की होंगी। ठीक है, पांचवा है ऑफेंस डिफाइंड। तो द टर्म ऑफेंस मींस एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फ्रॉम द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, इसका ऐसे समझते हैं कि जैसे कि दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, एक तो होता है सिविल ऑफेंस और एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, तो जैसे कि ऐसे मान के चलिए कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सिविल रॉन्ग भी है। ठीक है, क्रिमिनल क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपने किसी प्रकार का कोई ब्रीच कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर भी फॉल करता है। लेकिन अगर उसका नेचर क्रिमिनल भी है तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर भी फॉल करता है। तो नाउ द प्रोसीडिंग विल बी सिविल एंड क्रिमिनल। तो सिविल प्रोसीडिंग में आपके साथ क्या होता है, उससे आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे, यहाँ पर रेस जुडिकेटा या फिर आपका डबल जियोपार्डी नहीं लगेगा। अच्छा, एक पॉइंट और बता देता हूँ, जैसे सीआरपीसी, जैसे सीपीसी में, सॉरी, सीआरपीसी में आर्टिकल वो सेक्शन 300 था हमारा डबल जियोपार्डी से जो डील करता था, अब नए वाले में भी होगा तो वो आप पढ़ लेना। इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में, रेस जुडिकेटा, वो रेस जुडिकेटा जो है ये वही है डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी, रेस जुडिकेटा हमारे पास क्रिमिनल लॉ में भी है, सिविल लॉ में भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ठीक है, बट उसकी कंडीशंस जो थोड़ी बहुत डिफरेंट है वो मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अपील की, दैट जो प्रोसिक्यूशन जो अपील होती है वो नई प्रोसिक्यूशन होती है, तो ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। और डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस के लिए, फॉर एग्जांपल किसी ने कार चुराई, ठीक है, और कार चुराते वक्त गार्ड को थप्पड़ भी मारा या फिर जैसे भी पीट दिया, तो अब उस पर 323 भी लगी है और 379 भी लगी है। ठीक है, यानी कि चोरी भी करी और हाथापाई भी करी। तो अब ये दोनों डिफरेंट ऑफेंसेस हो गए, तो अब उसकी चोरी में उसके साथ क्या होता है, ये डिफरेंट मैटर है, और ये इसका दूसरा मारपीट वाला जो मुद्दा है वो अलग है। तो अब इनके ऊपर भी, क्योंकि अब ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस था, एक के साथ दो ऑफेंसेस हो रखे हैं, लेकिन दोनों ऑफेंस डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं, सेपरेट ऑफेंसेस हैं। दोनों का ट्रायल अगर सेपरेट चल रहा है तो एक का डिसीजन का दूसरे के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत ही इजीली मैंने समझाने की कोशिश की है और ये क्लियर हो गए हैं। सो विद दिस वी विल मूव ऑन। Okay, so the third and the last article सब clause which we are dealing is protection against self incrimination। तो ये भी self explanatory है। आर्टिकल पढ़ते हैं, नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। तो हमारे यहाँ का लॉ ये कहता है कि किसी भी बंदे को अगर आपने पकड़ा है, उसका ट्रायल कर रहे हैं,
तो आप उससे कोई एविडेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप उसको कंपेल कर सकते कि वो अपने खिलाफ कोई एविडेंस दे। ठीक है, तो इसके एसेंशियल्स 3 है। पर्सन मस्ट बी अक्यूज, जो बंदा है उसके एविडेंसेस कब एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, जब वो एक्यूज होगा अपने ही खिलाफ एविडेंस दे, तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा। नेम्ड यानी कि एफआईआर में या चार्जशीट में नेम्ड अक्यूज वो होना चाहिए। फॉर्मल एक्विजिशन इज नेसेसरी। दूसरी चीज है कंपल्शन मस्ट बी प्रेजेंट। कंपल्शन अगर वो खुद से कोई एविडेंस दे रहा है, ठीक है, वॉलेंट्री स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है, तो दोज आर नॉट प्रोटेक्टेड अंदर डबल अंडर सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो कंपल्शन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। वॉलेंट्री स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। थर्ड इज एविडेंस मस्ट बी अगेंस्ट वन सेल्फ, तो जो उसके खुद के खिलाफ एविडेंसेस हैं, ये इसका तीसरा एसेंशियल है। उसके खुद के खिलाफ एविडेंसेस होने चाहिए। द टेस्टिमनी शुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज द अक्यूज टू अ क्रिमिनल लायबिलिटी। जो भी वो टेस्टिमनी है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो उसको लायबिल करे उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए जिसके लिए उसका ट्रायल चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका ट्रायल चल रहा है मर्डर का, तो कोई ऐसा एविडेंसेस नहीं होना चाहिए जो ये शो करे जैसे कि बंदूक मिल गई या किसी प्रकार की या कोई चीज रिकवरी हो रही है। तो इस प्रकार की कोई टेस्टिमोनी या स्टेटमेंट आप उससे खुद से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत जगह पर किसी को कंपेल करके उसको अपने खिलाफ बयान देने के लिए कंपेल बहुत इजीली किया जा सकता है, अगर कोई सामने कोई पावरफुल बंदा है या फिर पुलिस है। ठीक है, तो इसीलिए इसके इस क्लॉज को रखने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर कोई कंपल्शन ना हो। इसीलिए हमारा जो पूरा सिस्टम वर्क करता है वो वर्क करता है कि प्रोसिक्यूशन शुड स्टेट एंड गिव एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज सो एज टू मेक हिम, मतलब इतने एविडेंशियरी वैल्यू उन एविडेंसेस की होनी चाहिए ताकि एक नॉर्मल लेवल पर लगे कि हाँ इसने ये क्राइम कमिट किया है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, क्योंकि अगर मान लो कोई पुलिस की कस्टडी में जा रहा है, तो पुलिस कस्टडी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि पुलिस वाले उसको मार कर पीट कर उससे कन्फेशन कराने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जो ड्यूटी है वो खत्म हो जाए इन्वेस्टिगेशन की। तो इसी को बचाने के लिए ये प्रोविजन बहुत जरूरी था और रखा गया है कि स्टोरी एंड एवरीथिंग शुड बी बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये तीन इसके एसेंशियल हैं। दैट पर्सन मस्ट बी एन अक्यूज होना चाहिए, कंपल्शन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए, और एविडेंस मस्ट बी अगेंस्ट वन सेल्फ होने चाहिए। ठीक है, कंपल्शन या तो कंपल्शन हो या उसके खुद के खिलाफ एविडेंसेस हो रहे हो और पर्सन अक्यूज हो, तो ये तीनों चीजें जहां पर भी होंगी तो वो एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। आसान भाषा में ये इसका मतलब है। आई होप ये आपके समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी भी दिखा रखी है, इट अप्लाइज ओनली टू एन अक्यूज। तो एक नेम्ड अक्यूज होना चाहिए। एमपी शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ चंद्रावाला केस में ये बहुत साफ साफ बोला गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नामजद अक्यूज नहीं है, अक्यूज जो है वो नामजद अक्यूज होना चाहिए। किसी भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट में या एफआईआर में उसका नाम होना चाहिए या चार्जशीट में उसका नाम होना चाहिए, तो ही उसके एविडेंसेस जो हैं उसके खिलाफ एडमिसिबल नहीं होंगे। तो विद दिस वी विल मूव ऑन एंड सी व्हाट मोर इज देयर। ओके, सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में दो व्यू थे। जो एमपी शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ चंद्रा वाला केस है, इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड व्यू था। ठीक है, तो इतना ब्रॉड व्यू भी कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। तो इसमें ब्रॉड व्यू क्या था कि जो इंटरप्रिटेशन है वो टू बी अ विटनेस के तौर पर ली जाएगी। जो अक्यूज है उसको एज अ विटनेस, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ माना जाएगा। तो वो इंक्लूड्स ओरल, डॉक्यूमेंट्री, टेस्टिमोनी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये अपने खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस पेश कर ही नहीं सकता है जिससे ये खुद ही कन्विक्ट हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा ब्रॉडर व्यू दिया गया था इसमें कि कोई भी चीज नहीं ले सकते, एक तरीके से ये बोल दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा एब्सोल्यूट हो गया। तो इसीलिए स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू वाला केस हुआ 1961 में, जिसमें ब्रॉड व्यू को ओवर रूल कर दिया गया एमपी शर्मा वाले में। एंड इट इज हेल्ड दैट टू बी अ विटनेस इज नॉट फर्निशिंग एविडेंस। ठीक है, विटनेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप फर्निशिंग एविडेंस कोई करोगे ही नहीं किसी प्रकार से। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का एक मतलब दिया गया कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन में पर्सनल नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन को प्रोहिबिट किया गया है, बट इट डज नॉट इंक्लूड मैकेनिकल एक्ट्स लाइक, भाई फिंगरप्रिंट तो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, तभी तो चेक होंगे, या फिर हैंड राइटिंग के सैंपल या फिर ब्लड के सैंपल या यूरिन के सैंपल। तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। अगर हम ब्रॉडर व्यू लेते सतीश चंद्रा वाला, तो ऐसा भी कुछ नहीं किया जा सकता था। ठीक है,
बट जैसे कि जैसे साइंटिफिक और फोरेंसिक ग्रोथ हुई, तो सामने ये बात बोली गई कि नहीं भाई, एविडेंस फिंगरप्रिंट के लिए देना वो जरूरी है, जांच के लिए हैंड राइटिंग के सैंपल देना जरूरी है, ब्लड और यूरिन के सैंपल देना जरूरी है। एंड दिस डज नॉट वायलेट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ये इस क्लॉज को वायलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक ब्रॉडर व्यू था, एक थोड़ा नैरोवर व्यू था, क्योंकि इसमें नैरोवर व्यू जरूरी था इन पर्टिकुलर चीजों के लिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन और अच्छे से फॉरेंसिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से की जा सके। सो आई होप ये आपके सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो वी विल मूव ऑन। ओके, सो दिस इज द लास्ट केस जिसमें ये नंदिनी सकपति वर्सेस पीएल धानी वाले केस में बोली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। दैट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 applies not only during trial but also during police interrogation, pre trial questioning। जैसे ही अक्यूज का नाम एफआईआर में आया, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज तैयार हुई, जरूर इसी प्रोटेक्शन सिर्फ ट्रायल के टाइम पे नहीं है। This protection is also available at the stage of pre-trial investigation and everything। ठीक है। तो as soon as investigation start, this protection also start। पुलिस आपको कंपेल नहीं कर सकती, पुलिस आपके खिलाफ सबूत नहीं मांग सकती, पुलिस आपको कन्फेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये लीगल पोजीशन और वर्डिक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं। ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी भी प्रकार के कंपल्स करके आपसे नहीं लिए जा सकते हैं, अक्यूज्ड से नहीं लिए जा सकते हैं। बट फिंगरप्रिंट, ब्लड और हैंडराइटिंग सैंपल, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन नाउ, फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, तो ये अलाउड है। वॉलेंट्री कन्फेशन आप दे सकते हैं, अपने से आप मान लीजिए कि मैंने कोई क्राइम कमिट किया है, तो वो आप मान सकते हैं। बट वॉलेंट्री कन्फेशन भी मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, नॉट ऑन इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के सामने नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमें पता है। कंसल्ट कन्फेशन तो किसी कीमत पे, या कंसल्ट कंपेल्ड करके टेस्टिमनी भी ली गई है, तो वो भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ पुलिस क्वेश्चनिंग ही स्टार्ट हो जाती है, नंदिनी सतपथी वाला केस है। तो विद दिस ये आर्टिकल 20 हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है, एक एक पॉइंट इसका देख लिया है। सारे केस लॉज इंपॉर्टेंट है, एक एक केस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि फालतू चीजें हम डिस्कस करते ही नहीं है। We only discuss which is repeated and which is important from the perspective of pre and judiciary exam. So with this, I would like to say that if you are getting benefits and liking this video series and videos on the constitution, so kindly like, kindly subscribe and hit the bell icon. And the most important thing which you can do for to support us is share these all these videos to your friends and groups, so that they can also study from these. So with this, I will take a leave and we will meet in the next video.